हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से आप सभी बच्चों को मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हिस्ट्री विषय को पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों का हिस्ट्री में मेजर पेपर है, माइनर पेपर है या एमडीसी ही क्यों ना हो, सभी के लिए आपका क्लास शुरू हो रहा है। आज का क्लास तीनों बच्चों के लिए कॉमन है, यानी मेजर माइनर एमडीसी तीनों के लिए आज कॉमन क्लास है। क्यों कॉमन है? क्योंकि आज का क्लास बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास में आप सभी बच्चों को मैं क्या क्या समझाऊंगा। इस बेसिक क्लास में सबसे पहले मैं आपको बुक समझाऊंगा। ठीक है, आपका हिस्ट्री का कौन सा बुक है? तो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले एक तो हम इस शीर्षक को समझाएंगे, जिसे हिंदी में हम विश्व सभ्यता का इतिहास कहते हैं। तो जो विश्व सभ्यता का इतिहास है, सर्वप्रथम हम शीर्षक को समझाएंगे। ठीक है, शीर्षक के हर एक शब्द को समझाएंगे। इसलिए आज का क्लास बेसिक क्लास है। यह बेसिक क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि बिना बेसिक क्लास के आप यूनिट को काफी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप पांचों यूनिट को काफी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सारा उत्तर आप मौखिक देना चाहते हैं, तो बेसिक क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक क्लास में हम क्या समझेंगे? बुक को समझेंगे, शीर्षक को समझेंगे। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है, हम उनको समझेंगे। तो चलिए क्लास को अब मैं प्रारंभ करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और हाँ एक बात, यह क्लास किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे बिहार से हैं, यानी बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आपका है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका, सभी बच्चे को सेम ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन? तो हिस्ट्री में एमजेसी यानी मेजर, एमआईसी, एमडीसी, तीनों के लिए है। चूंकि कारण क्या है आप सभी जानते हैं, बेसिक क्लास है। ठीक है, और तीनों बच्चों के लिए सेम बुक है, बस थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है। सबसे ज्यादा एमडीसी वाले बच्चों को पढ़ना है, उससे कम माइनर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आपका जो बुक है, बुक का क्या नाम है? बुक का नाम है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। बुक का क्या नाम हो गया? हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्व सभ्यता का इतिहास। हिंदी क्या नाम हो गया? विश्व सभ्यता का इतिहास। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे विश्व में हम सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सभ्यता। तो सभ्यता जो हम पढ़ेंगे, तो सभ्यता को भी तो हम क्रम से पढ़ेंगे ना। पूरे दुनिया में जो सबसे पहले आया, सबसे पहले हमें तो उसे पढ़ना है। इसलिए इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन सभ्यता। इसलिए आपका पहला पॉइंट क्या आ जाता है? प्राचीन सभ्यता। तो सबसे तो पहले आप प्राचीन सभ्यता पढ़ेंगे, यानी पूरे दुनिया में जितना भी प्राचीन सभ्यता है। अब पूरे दुनिया में प्राचीन सभ्यता कितना है? तो पूरे दुनिया में प्राचीन सभ्यता 4 प्राचीन सभ्यता है। कितना प्राचीन सभ्यता है? 4। ये चारों सभ्यता कौन कौन है? तो पहला जो सभ्यता आता है, पहला सभ्यता है प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। सेकेंड नंबर पे सिंधु घाटी सभ्यता। 3 नंबर पे मिस्र की सभ्यता। 4 नंबर पे चीन की सभ्यता। ठीक। तो पूरे विश्व में कितना प्राचीन सभ्यता? उत्तर क्या होना चाहिए? 4 प्राचीन सभ्यता। ठीक है। तो क्या हमें इन चारों सभ्यता को पढ़ना है? नहीं, इन चारों सभ्यता को हमें नहीं पढ़ना है। हमें किस किस सभ्यता को पढ़ना है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जी हां, आपको पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता भी विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। ठीक है। लेकिन इस सभ्यता को क्या आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है? जी नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। मिस्र की सभ्यता, इसे पढ़ना है? जी हां, आपको पढ़ना है। चीन की सभ्यता, इसे पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। तो 4 प्राचीन सभ्यता में से आपको कितना पढ़ना है? 3 सभ्यता पढ़ना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर, जब विश्व में 4 प्राचीन सभ्यता है तो हमें 3 ही सभ्यता क्यों पढ़ना है? यानी 3 प्राचीन सभ्यता को क्यों पढ़ना है? चौथा क्यों नहीं पढ़ना है? यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे क्यों नहीं पढ़ना है? आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और आप सुने भी होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, काफी समृद्ध सभ्यता है। तो फिर इसे क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि भैया मेरे, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह भारतीय सभ्यता है। यह भारतीय सभ्यता, यानी भारत का सभ्यता है। समझ गए? किसका सभ्यता है? भारत का। लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है? विश्व की सभ्यता, यानी दुनिया का सभ्यता पढ़ना है। भारत का सभ्यता नहीं पढ़ना है। इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ना है? नहीं, भारतीय सभ्यता नहीं पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर के इतिहास में इंडिया को गोली मार दो, ढिचकाओ, इंडिया उड़ गया। अब दुनिया का जितना भी सभ्यता है, सभी सभ्यता को पढ़ लेना है। तो 4 प्राचीन सभ्यता में से एक प्राचीन सभ्यता भारत का है। तो भारत का कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि यह इंडिया का है। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? दुनिया के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में नहीं पढ़ना है। इसलिए आपका किताब का ही नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी विश्व सभ्यता का इतिहास। यानी किताब कहता है अपना सभ्यता को छोड़ दो, भारत का इतिहास छोड़ दो, अभी चलो हम तुमको विश्व का भ्रमण करवाते हैं, पूरे दुनिया का भ्रमण करवाते हैं। जैसे मान लो तुम भारतीय हो, हम तुमको कहेंगे बउआ चलो दुनिया का जो आश्चर्यजनक चीज है उसको मैं दिखाता हूं। तो मैं दुनिया का दिखाऊंगा ना। क्या मैं आगरा का ताजमहल दिखा रहा हूं? मैं नहीं दिखा रहा हूं। आप कहिएगा सर जी आगरा का भी तो ताजमहल आश्चर्यजनक है। तो हम क्या कहेंगे? अरे बउआ दुनिया घूमने के लिए चलें, भारत घूमने के लिए नहीं चलें। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर पे मिस्र की सभ्यता। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। यानी सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? मिस्र की सभ्यता नंबर 1 पे, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता तक प्राचीन सभ्यता है। चीन के सभ्यता के बाद भी और सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता प्राचीन सभ्यता नहीं है। रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, अरब सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो अरब सभ्यता, ठीक है प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य, इस्लाम धर्म का उदय, ये कोई प्राचीन नहीं है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम प्राचीन पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद यानी कर्मबद्ध में पढ़ेंगे, समझ गए। तो इसलिए जो आपका पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में आप देख सकते हैं आप क्या क्या पढ़िएगा। तो पहले यूनिट में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और फारस की सभ्यता आप लोग पढ़िएगा। जब प्राचीन पढ़ लीजिएगा फिर सेकेंड यूनिट में उसके बाद का पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़िएगा, यानी सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़िएगा, यूनानी सभ्यता पढ़िएगा, फिर रोमन सभ्यता, फिर अंत में अरब सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि भैया मेरे ये सभ्यता क्या होता है, ये सभ्यता क्या होता है। चूंकि कॉमन सेंस की बात है, पूरे विश्व इतिहास में हम लोग सभ्यता पढ़ रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसके आगे फारस की सभ्यता, ठीक है। इसके और आगे जाइएगा अरब सभ्यता। तो खाली हम तो सभ्यता सभ्यता ही पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में तो पहला यही विचार आएगा ना कि सर ये सभ्यता क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए ना प्लीज, हम तो जानते ही नहीं है। हम तो कक्षा 12 में साइंस लिए हुए थे, अभी अभी मैंने बीए में आर्ट्स ले रखा है, इसलिए ये जो सभ्यता शब्द है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं सभ्यता क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या, सिविलाइजेशन। व्हाट इज सिविलाइजेशन, हिंदी में कहें तो सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एकदम हम पीछे जाएंगे, प्राचीन मानव की ओर जाएंगे, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों प्राचीन मानव। ये कौन है, ये है आपका प्राचीन मानव। मान लो प्राचीन मानव, प्राचीन मानव या आप कहिए आदि मानव, आदि मानव, प्राचीन मानव कहिए या आदि मानव कहिए, बात बराबर है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आदि मानव कहां रहते थे, आदि मानव जंगलों में रहते थे। और आदि मानव अपना निर्वाह कैसे किया करते थे, निर्वाह मतलब आदि मानव वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आदि मानव क्या करते थे, जो जंगल होता है, जंगलों के पेड़ों से फल को फूल को तोड़ तोड़ करके खाया करते थे, तथा जंगल में रहने वाले हर एक जानवरों का शिकार करके उनको मार करके कच्चा खा जाते थे। इसी प्रकार से जीवन जिया करते थे ना, ठीक है। तो आदि मानव अपना जीवन कैसे जीते थे, नंबर 1 फल फूल खा करके जो कि पेड़ों से प्राप्त होता था, दूसरा आखेट करके, दूसरा आखेट करके। अब आप कहिएगा आखेट मतलब शिकार करके, आखेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, शिकार करना, ठीक है। तो शिकार करके भी, यानी शिकार किनका करेंगे, तो पशुओं का करेंगे, पशुओं को मार करके वो खा जाते थे। अब समस्या क्या था, ठीक है। तो समस्या ये था कि आदि मानव मान लो कि ए क्षेत्र में रहता है, जैसे ए क्षेत्र हम मान लेते पटना, ठीक है, पटना में आपको रह रहा है ए क्षेत्र में। तो ए क्षेत्र में वह क्या करता था, जितना भी पेड़ों पर फल होता था फल को तोड़ के खा गया, और इस ए क्षेत्र में जितना भी आपको जानवर था सब जानवर को मार करके खा गया, ठीक है। अब इस ए क्षेत्र में ना तो कोई जानवर है ना तो पेड़ पर कोई फल है, तो इस आदि मानव को फिर से भूख लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इसे खाना चाहिए। तो ये आदि मानव क्या करेगा, ये आदि मानव ए जगह को छोड़ करके यह कहां चले जाएगा, बी जगह पे, यानी यह पटना से भाग के कहां चल गया, पटना से भाग के चल गया दरभंगा, ठीक है। अब दरभंगा नया नया जगह था, वहां कोई आदमी पहले आदि मानव नहीं रहता था, इसलिए इस बी वाले जगह पे ढेर सारा पेड़ों पर फल था, ढेर सारा पशु था, पक्षी था। फिर बी जगह पर यह आदि मानव 1 महीना रहा, और 1 महीना में पूरे बी वाले क्षेत्र में यानी दरभंगा क्षेत्र में सारा का सारा पशु फल मार करके खा गया, यानी फलों से
पेड़ों से फल तोड़ के खा गया, फूल तोड़ के खा गया और पूरे जंगल से जानवर को मार के खा गया। इस प्रकार से पुनः क्या हो गया, बी खाली हो गया। फिर इसको भूख लगा, अब ये कहां जाएगा, सी वाले जगह पे जाएगा, सी वाले जगह, ठीक है। और सी वाले जंगल में जाकर के फिर से यह यही क्रिया को दोहराएगा, मार को, जानवर को, फल को खा जाएगा। 1 महीना में सफाचट, फिर यह क्या करेगा, फिर यह डी वाले, और इस प्रकार से यह क्रिया निरंतर चलते रहेगा। चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा, चलते रहेगा। इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं, ये जो आदि मानव है प्यारे बच्चों, आदि मानव अस्थिर है, आदि मानव अस्थिर है। अपना जीवन जीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं और इस प्रकार से जीवन यापन किया करते हैं। इसी को तो आदि मानव कहा गया ना, इसी को क्या कहा गया, आदि मानव। लेकिन जैसे जैसे प्यारे बच्चों समय बीता, ठीक है, जैसे जैसे समय बीता, ये जो आदि मानव है यानी प्राचीन मानव है, इन्होंने किसको समझा, तो इन्होंने पर्यावरण को समझा, इन्होंने प्रकृति को समझा, इन्होंने पेड़ों को समझा, वायु को समझा, जलवायु को समझा, और समझ करके इन्होंने तकनीक विकसित किया। क्या विकसित किया, तकनीक। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लो, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं। जैसे कि मान लो पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, भूमि होता है, जलवायु होता है, सब कुछ होता है। तो प्राचीन मानव ने इसी पर्यावरण को समझा और पर्यावरण को समझ करके क्या विकसित किया, तकनीक, ठीक है। और प्राचीन मानव ने इसी तकनीक के द्वारा, इसी तकनीक के द्वारा मानव ने अनेक चीजों का खोज किया। जैसे सबसे पहले मानव ने कृषि का खोज किया। किसका खोज किया, कृषि का, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब से कृषि का खोज हुआ, मानव का इतिहास ही बदल गया, मानव का जीवन ही बदल गया। क्यों, क्योंकि जब से कृषि का खोज हुआ, यानी जब मानव ने कृषि का खोज किया, तो मानव एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, कृषि कहां होता है, क्योंकि पहले के समय में मानव के पास तो बुद्धि नहीं था, प्राचीन मानव के पास बुद्धि था नहीं था, तो मानव जल कहां से प्राप्त किया करते थे, नदियों से ही प्राप्त किया करते थे। तालाब में क्या होता था, एक समय के बाद पानी सूख जाता था, लेकिन नदी में सालों साल पानी रहता था। इसलिए मानव ने क्या किया, तो प्यारे बच्चों मानव ने सबसे पहले, ठीक है, मानव ने सबसे पहले एक स्थान यानी नदी के किनारे वाले स्थान को चुना। अब नदी के किनारे मानव ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया। जैसे ये भूमि है, इस भूमि पर अब मानव ने क्या किया, कृषि करना शुरू कर दिया। अब मानव ने नदी के किनारे इसलिए कृषि किया क्योंकि उस समय क्या था, शुरुआती दौर में मानव को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए अब कृषि करने के लिए भूमि को तो खोदना पड़ेगा, जुताई करना पड़ेगा, और जुताई, ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं है, तो मानव ने जुताई किससे किया, तो लकड़ी का हल बना करके किया। तो लकड़ी का हल बना करके मानव ने नदियों के किनारे इसलिए किया क्योंकि नदी के किनारे वाला जो भूमि होता है काफी हल्का होता है, हाथ से भी ऐसे ऐसे करके कोड़िएगा ना तो आपको कुड़िया जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार एक तो नदी के किनारे का भूमि का चयन किया, दूसरा अब पौधा लगाने के बाद मानव को पानी चाहिए, तो पानी कहां से मिल रहा है, आपको नदी से निरंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। और जो कृषि का प्रक्रिया होता है, कुछ भी चीज आप बोइएगा तो कम से कम 3 महीना का समय लगेगा ही लगेगा, आपको 3 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए मानव ने अब क्या किया, इसी जगह यानी नदी के ही किनारे अपना घर बनाया और घर बना करके रहना शुरू किया, ठीक है। अब मानव नदी के किनारे इसलिए घर बनाया क्योंकि देखो, एक तो नदी के किनारे है, जब भी मानव को प्यास लगा, पानी का जरूरत हुआ, तुरंत नदी से पानी ले लिया। उस पानी का प्रयोग मानव ने क्या किया, खाना बनाने में किया,
ठीक है, नहाने में किया, कपड़ा धोने में किया, तथा इस नदी के किनारे एक तो मानव ने कृषि किया, साथ ही साथ मानव अब इसी स्थान पे पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। पशुओं को भी क्या किया प्यारे बच्चों? पालना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से अब मानव एक ही स्थान पे रह करके जीना शुरू कर दिया। अब मानव का कहना है कि मैं इस भूमि पर जन्म लिया हूं, अब मैं जीऊंगा यहीं, मरूंगा यहीं, यानी जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आपका भी जन्म जिस स्थान पे हुआ है, आप क्या करते हैं? इसी स्थान पर, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आप यह गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि आपको कृषि करना आता है। ठीक है, आपको कृषि करना आता है। लेकिन ये जो आदि मानव है, क्या यह गीत गा सकता है? जीना यहां, मरना यहां, ये नहीं गा सकता है। अगर ये कहेगा जीना यहां, मरना यहां, तो एक ही जगह पर तो फल हो गया, जानवर खा करके खत्म कर देगा। अगला महीना की खाएगा? ये कुछ खाएगा नहीं, तो बेचारा तो भूखले मर जाएगा। मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। लेकिन अब ये जो मानव है, जब से कृषि का खोज हुआ, यह मानव एक ही स्थान पर रह करके कृषि करना शुरू कर दिया। तो इसी के देखा देखोसी में देखते ही देखते हर मानव नदी के किनारे अपना घर बनाया, और देखते ही देखते कई घर हो गया। देखते ही देखते क्या हो गया? कई घर हो गया। और सभी लोगों ने कहा कि अब हम भी एक ही स्थान पर रह करके कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, और एक ही स्थान पर जिएंगे और मरेंगे। ये आदि मानव की तरह भटक भटक करके, शिकार करके हम अपना जीवन नहीं जिएंगे। क्योंकि शिकार करने के चक्कर में कभी शेर हम ही को खा जाता है, कभी भालू हम ही को मार देता है। काफी ज्यादा मुश्किल है, भटकना पड़ता है, बच्चा लेकर के जाना पड़ता है। इसलिए अब से हम भी नदी के किनारे घर बनाएंगे, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, और इसी स्थान पर रहेंगे, जिएंगे और मर मिट के चल जाएंगे। तो इस प्रकार जो मानव एक ही स्थान पर रह करके जीना शुरू किया कृषि के माध्यम से, यही मानव सभ्य मानव कहलाया। कौन सा मानव? यह मानव सभ्य मानव कहलाया। तो सबसे पहले शब्द आया सभ्य मानव का। कौन सा मानव का? सभ्य मानव। ठीक, देखो, सभ्य मानव और आदि मानव में अंतर क्या है? आदि मानव अपना जीवन, ठीक है, फल फूल खा करके गुजारते थे, शिकार करके गुजारते थे। ठीक है, फल के चक्कर में शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। लेकिन अब ये जो सभ्य मानव है, ये शिकार नहीं कर रहा है, ये एक ही स्थान पे कृषि कर रहा है, एक ही स्थान पे पशुपालन कर रहा है, और एक ही स्थान पर यह रह करके जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए यह मानव क्या कहलाया? सभ्य मानव कहलाया। अब सब मानव चूंकि एक ही स्थान पर रह रहा है, तो इस मानव को अनेक प्रकार की आवश्यकता महसूस हुआ। इसलिए इस मानव ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई चीज बनाए। जैसे मनोरंजन करने के लिए इन्होंने, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए इन्होंने खिलौना बनाया। जब बारिश होता था तो बारिश से बचने के लिए इन्होंने घर बनाया। खाना बनाने के लिए इन्होंने बर्तन बनाए। कृषि करने के लिए कृषि के यंत्र बनाए। ठीक है, पशु पालने के लिए उनके लिए घर बनाए। तो इस प्रकार से देखते ही देखते मानव ने कई चीजों का आविष्कार किया, और एक ही स्थान पर मानव अब मिलजुल करके रहना शुरू किया। तो देखते ही देखते एक के बाद दूसरा घर, दूसरा के बाद तीसरा घर, तो एक के बाद एक घर होने से कई घर बन गए। तो वही घर आगे चल करके गांव कहलाया, यानी वही बस्ती आगे चल करके गांव कहलाया। तो इसी क्षेत्र को सभ्यता कहा गया, यानी इसी पूरे सम्मिलित भाग को क्या कहा गया? सभ्यता। यानी सभ्यता का मतलब क्या? सभ्यता का मतलब वह होता है जहां सब व्यक्ति निवास करे। तो जहां सब व्यक्ति निवास करेगा वही सभ्यता कहलाएगा। अब सभ्यता का खोज कैसे होगा? जहां सब व्यक्ति निवास करता था, ठीक है, तो उसका आज के डेट में घर मिलेगा खंडर के रूप में। वे उस समय में जो भी उपयोग करते थे उनका अवशेष मिलेगा, जैसे उनका बर्तन मिलेगा,
मूर्ति मिलेगा, कृषि के यंत्र मिलेंगे। ठीक है, तो सभ्य मानव द्वारा बनाए गए जितना भी क्षेत्र है यह सारा का सारा सभ्यता के ही अंतर्गत आएगा। तो सभ्यता का मतलब यह होता है कि वह पहला व्यक्ति जिन्होंने कृषि करके अपना जीवन एक ही स्थान पर जिया और उस स्थान पर जो उन्होंने छाप छोड़ दिया वही सभ्यता है। जैसे छाप किसका छोड़ा? गांव का। छाप छोड़ा नगर का, जैसे मेसोपोटामिया में नगर देखने को मिला। उन्होंने अपने आवश्यकता के लिए मूर्ति बनाया, खिलौना बनाया, वस्त्र बनाया, घर बनाया, ये तो छाप छूट गया। ये भी सारा सारा सभ्यता के अंतर्गत आपको चलाएगा। ठीक है, अर्थात अगर हम कहते हैं कि हमें प्राचीन सभ्यता पढ़ना है, प्राचीन विश्व सभ्यता पढ़ना है, तो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो मिस्रवासी, मेसोपोटामिया वासी, चीनी वासी, यह दुनिया के पहले ऐसा व्यक्ति थे जो एक ही स्थान पर रह करके जीवन जिया करते थे कृषि के माध्यम से। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन 4 विश्व सभ्यता है, उन चारों में एक आता है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसका है? भारतीय का है। अर्थात भारतीय यानी भारत के लोग पूरे दुनिया में सबसे पहले एक ही स्थान पर रहना शुरू किया कृषि करके, यानी एक स्थान पे भारतीयों ने, ये कौन सा स्थान? सिंधु नदी के बगल में रह करके भारतीयों ने घर बनाया, कृषि किया, पशुपालन किया, सब लोगों की तरह रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या अमेरिका में कोई प्राचीन सभ्यता है? नहीं। क्या ब्रिटेन में कोई प्राचीन सभ्यता है? नहीं। तो जिस समय हम लोग कृषि का खोज किए थे, घर बनाए थे, उस समय वे लोग, ठीक है, आदिवासी के रूप में जिया करते थे। यानी अंग्रेज जो है उस समय आदिवासी की तरह जीते थे। ठीक है, एगो भाला ले लेते थे और जानवर को मार करके हूँ खा जाऊंगा खा जाऊंगा, आदमी को ही मार हूँ खा जाऊंगा खा जाऊंगा, यानी इस प्रकार से वे लोग जीवन यापन किया करते थे अंग्रेज। सोचो, तो आप समझिए पूरे दुनिया में सबसे पहले जो लोग सब रूप में निवास किए उसी को हम सभ्यता कहेंगे, यानी उसी पूरे क्षेत्र को सभ्यता कहेंगे। इसी चीज को तो अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम विश्व के 4 प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। 4 में से कितना करेंगे? 3 करेंगे, चौथा नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह भारत का सभ्यता है। ठीक है, और भारत का सभ्यता इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें सेकंड सेमेस्टर में विश्व सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो विश्व का कहानी पढ़ रहे हैं तो भारत का कहानी जोड़ देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए भारत के सभ्यता को हम सेपरेट रूप में आगे पढ़ेंगे, चाहे 3rd सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर हो। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे तुम 3rd सेमेस्टर में पढ़ो या 4th में पढ़ो या 5th में। ठीक है, आगे जैसे यूनिवर्सिटी सिलेबस देगा उससे पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां दे रहा है। लेकिन इतना जान लो, पढ़ना है, क्योंकि भारत का इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका शुरू होता है। ठीक है, समझ गए? तो यहां तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? अब ये जो प्रश्न है विश्व सभ्यता, तो सभ्यता समझ गए ना, यानी दुनिया का सभ्यता, यानी दुनिया में पहला कौन ऐसा आदमी था जो एक ही स्थान पर रह करके जीना शुरू किया। अब एक ही स्थान पर रह करके कैसे जी पाएगा? बिना कृषि करके जी पाएगा? नहीं। बिना पशुपालन करके जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो उन्होंने जो कृषि किया, जो पशुपालन किया, जो घर बनाया, कैसे जीवन व्यतीत किया, उनका समाज कैसा था, वो किस प्रकार व्यापार किया, इन्हीं सब पहलुओं को तो पढ़ना है। तो विश्व में ऐसा कौन कौन लोग किया? मिस्रवासी ने किया, मेसोपोटामिया वासी ने किया, चीनी लोगों ने किया जो कि सबसे ज्यादा प्राचीन, उसके बाद ही फारसी लोगों ने किया, उसके बाद ही अरब लोगों ने किया। तो इसलिए उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां तक प्यारे बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। आज तो रिकॉर्डेड क्लास है, कल से आपका लाइव क्लास आपको चलेगा, और लाइव क्लास में यकीन मानिए कि आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए। अब हम आते हैं
टॉपिक पे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका इतिहास है इसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट दिया गया है। ये जो सिलेबस है आपका मेजर पेपर वालों के लिए, MJC 2 मेजर पेपर वालों के लिए आपका सिलेबस है। अरे माइनर है तो 1-2 पॉइंट कट जाएगा, पढ़ना तो सबको वही है, ठीक है। तो देखो, पहला जो यूनिट है जिसका शीर्षक है प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास। प्रारंभिक मतलब शुरुआती विश्व सभ्यता का इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मिस्र की सभ्यता। क्या पढ़ना है? मिस्र की सभ्यता, ठीक। फिर उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। फिर उसके बाद चीन की सभ्यता, ठीक है। तो यही 3 तो आपको प्राचीन है, प्राचीन सभ्यता। कितना है? 3 गो, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। जब हम प्राचीन सभ्यता पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम फारसी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फारसी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो प्राचीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, प्राचीन सभ्यता को नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। यानी इस तीनों सभ्यता को, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, इन तीनों सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहां पर हम आपको बॉक्स बना देते हैं। इन तीनों को हम नदी घाटी, ओहो, नदी घाटी सभ्यता, नदी इधर आएगा, ठीक ना, नदी घाटी सभ्यता के भी नाम से हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इसे हम नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इस तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? नदी घाटी सभ्यता। अब प्रश्न उठता है कि इस तीनों को हम नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों जो सभ्यता था, या तीनों के तीनों सभ्यता नदियों के ही किनारे विकसित हुआ था। मैंने कहा था ना कि प्राचीन जो सभ्यता है वे नदी के ही किनारे विकसित हुए। प्राचीन जो 4 सभ्यता, चारों को चारों नदी के किनारे ही विकसित हुआ। कारण क्या था? कारण यह था कि उस समय तकनीक नहीं था। तकनीक इतना तक नहीं था कि किस प्रकार हम कुआं बनाएं, तो इसलिए लोग नदियों के ही किनारे रहना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक आया तो मानव ने कुआं बनाया, मानव ने कल बनाया और मानव ने मोटर बनाया, ठीक। तो मेसोपोटामिया की मिस्र की सभ्यता आप सभी को जानते हैं, यह था नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला, फरात, यानी 2 नदी के बीच में था। दजला अलग नदी है, फरात अलग नदी है। और ऐसे था, ये दजला हो गया, ये फरात हो गया, और ये बीच में था मेसोपोटामिया, इस प्रकार से, ठीक ना। तो दजला और फरात नदी के बीच में था, अर्थात ये भी नदी किनारे हो गया। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे, पीली नदी के किनारे। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे था? पीली नदी के किनारे, ठीक ना। और चीन की सभ्यता के अंदर एक और सभ्यता, होंगवांग की सभ्यता। तो होंगवांग की सभ्यता जो था वो पीली नदी के किनारे था। और आप जानते हैं कि चीन की सभ्यता जो पीली नदी के किनारे था, पीली नदी को हम पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी अगर आप चीन जाइएगा, इस नदी को देखिएगा ना, तो इस नदी का पानी पीला है, इस नदी का पानी पीला है, इसलिए इसे हम पीली नदी कहते हैं, यानी येलो रिवर कहते हैं। और जो चौथा प्राचीन सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, वो तो सिंधु नदी के ही किनारे स्थित था। तो ये तीनों प्राचीन सभ्यता नदियों के ही किनारे क्यों विकसित हुए? चूंकि मैंने कहा था ना कि ये जो नदी है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो नदी से ही तो जल प्राप्त होता था, और जल का प्रयोग मानव ने भोजन बनाने में, अपना प्यास बुझाने में, पशुपालन में, कृषि करने में जल का प्रयोग कितना होता है? अत्यधिक होता है। तो जल बगल में रहेगा तब तो ना उसी जल से लोग कृषि कर पाएगा, ठीक है, खाना बना पाएगा, पशुओं को नहला पाएगा, कपड़ा उपड़ा साफ कर पाएगा। इसलिए लोग नदी के किनारे रहें। और दूसरी बात, प्राचीन सभ्यता में क्या होता था,
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग जानवर गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। यानी प्राचीन लोग, जैसे ए पॉइंट हो गया पटना, पटना से अगर हमको जाना है बी पॉइंट कलकत्ता जाना है, तो पटना से कलकत्ता जाने के लिए वे लोग जानवर गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। किस गाड़ी का? जानवर। अब जानवर गाड़ी का मतलब होता है वह गाड़ी जिसे जानवर खींचे। जैसे बैल खींचेगा तो बैलगाड़ी, घोड़ा खींचेगा तो टमटम गाड़ी, जेबड़ा खींचेगा तो जेबड़ा गाड़ी, पहले जेबड़ो गाड़ी होता था। गधा खींचेगा तो गधा गाड़ी, जैसे धोबी का जो गधा होता है गधा गाड़ी। लेकिन इस जानवर गाड़ी का एक डिमेरिट था। जानवर गाड़ी का यह डिमेरिट था कि अगर आप जानवर गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसे बैलगाड़ी, टमटम, तो आपको जानवरों के लिए भी चारा लेकर के साथ में आपको चलना पड़ता था। ठीक है, जानवरों के लिए भी पानी साथ में आपको लेकर के चलना पड़ता था। और ये जो जानवर है 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता था, और जानवर भी तो जीव है ना, बेचारा थक जाता था। इसलिए जानवर गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, और जानवर गाड़ी पे ज्यादा लोग सामान भी नहीं रख पाता था। अगर ज्यादा सामान रख दोगे तो जानवर का पूरा पसीना पसीना निकल जाता था। 5 किलोमीटर की जगह 2 किलोमीटर जाकर के जानवर बम बोल देता था। इसलिए लोग क्या करते थे, प्राचीन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी नदी का ही प्रयोग किया करते थे। नदी में क्या करते थे, नाव बना लिए, ठीक है, और नाव पर पाल बांध दिए। अब अगर हवा इस तरफ का है तो हवा के झोंके से ही बिना खेपे हुए आराम से नाव पर सुतल रहो, घोड़ा बेच के सामान उमान लोड कर दो, और सामान भर पेट तुम लोड कर दो, इतना लोड कर दो कि जहां तक नाव थाम ले, पाल बांध दो, और आराम से बिना कोई ईंधन के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा भारत में भी जितना भी प्राचीन नगर है सब नगर नदी के किनारे, जैसे पटना गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, जितना भी बिहारों में बड़का बड़का शहर है ना, प्राचीन शहर है, सब नदी के किनारे मिलेगा। दिल्ली यमुना नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, जितना भी प्राचीन नगर है सब के सब नदी के ही किनारे बनेगा। अगर जो बड़ा नगर है नदी के किनारे नहीं है तो समझो कि वह आधुनिक काल में जाकर के बड़ा नगर बना है। ठीक है, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाने के लिए भी उस समय नदियों का ही प्रयोग किया करते थे। इसलिए प्राचीन लोगों ने नदी किनारे का ही स्थान चुना और उसी स्थान पे रहना शुरू किया, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सके नावों के माध्यम से। ठीक है, और नदी के किनारे का भूमि काफी उपजाऊ होता है तो आसानी से कृषि भी हो जाता था। पशुओं को चराने के लिए नदी के किनारे भूमि उपजाऊ होता है, काफी घास भी होता था, और पशुओं को पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। मानव को भी जो पानी का आवश्यकता होता था वो नदी से ही पूरा आपको हो जाता था। तो इस प्रकार मानव ने नदियों के किनारे घर बनाए। ठीक है, तो या इसलिए इन तीनों सभ्यता को हम लोग नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर मान लो कि प्रश्न आपको दिया जाए कि निम्नलिखित में से नदी घाटी सभ्यता नहीं है, ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी की सभ्यता, फारसी सभ्यता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फारसी सभ्यता। इसे हम नदी घाटी सभ्यता नहीं कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, तो देखो जब हम आपको यूनिट पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यूनिट में हमारा पहला यूनिट क्या है, प्रारंभिक विश्व सभ्यता का इतिहास। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, स्रोतों का सर्वेक्षण। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्रोतों का सर्वेक्षण। यानी कि आपसे पूछा गया है कि यानी कहा गया है कि जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या फारसी सभ्यता हो, तो ये जो पढ़ेंगे इनका स्रोत क्या रहेगा। तो मैंने पहला सेमेस्टर में मैंने बताया था ना, यानी इतिहास अध्ययन के 2 ही स्रोत होते हैं। एक स्रोत आपका हो जाता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा हो जाता है पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा
पुरातात्विक स्रोत। तो ये जो 3 सभ्यता है, ये 4 सभ्यता है, इन चारों सभ्यता का इतिहास का मुख्य रूप से स्रोत क्या होगा? पुरातात्विक। यानी पुरातात्विक स्रोतों को हम लोग यहां प्राथमिक रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? तो प्राथमिक रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से ही तो हमें विस्तृत रूप से मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, चीनी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और फारसी सभ्यता के ही बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए पुरातात्विक स्रोतों को प्राथमिक स्रोत माना गया है। ठीक है, तो विशेष करके पुरातात्विक स्रोतों के ही अंतर्गत हम इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे, और थोड़ा बहुत साहित्यिक होगा। साहित्यिक मुख्य रूप से जब हम अरब सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यूनानी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर इसका प्राथमिक होगा। ठीक है, लेकिन इस पहले यूनिट का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। मैंने कहा था ना कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पूरा वस्तुओं से जो भी जानकारी मिलेगा उसे ही हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पूरा वस्तु क्या होता है? प्राचीन मानव के उपयोग में लाए जाने वाले वस्तु को ही पूरा वस्तु कहते हैं। जैसे प्राचीन मानव मेसोपोटामिया वासी, ठीक है, उन्होंने अपना घर बनाया तो घर का अवशेष आज भी है। उन्होंने कृषि किया तो उनके लिए जो भी यंत्र बनाए, कृषि का औजार, वो भी आज हमें मिला। मूर्ति, ठीक है, खिलौना, बर्तन, ये सभी अवशेष क्या है? पुरातात्विक अवशेष है। और इन अवशेषों से जो हमें जानकारी प्राप्त होता है, इसी को ही तो हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं ना, जिसे मैंने प्रथम यानी फर्स्ट सेमेस्टर में काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज के इस बेसिक क्लास में आज आपका पूरा तरीका से क्लियर हो गया कि सभ्यता क्या है, और आपका किताब का नाम विश्व सभ्यता ही क्यों है। क्योंकि हम पूरे दुनिया भर का सभ्यता पढ़ेंगे। भारत को गोली मार देंगे, गोली नहीं मारेंगे, भारत की सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे, मजाक कर रहे थे। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया, अरे भाई भारत का नहीं है, विश्व का है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, अरब की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो दुनिया का ही ना सभ्यता है ना जी। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर में विश्व सभ्यता पढ़े, काफी मजेदार टॉपिक है, कहानी सुनिएगा, बस राहुल गांधी की तरह कहिएगा मजा आ गया। ठीक है, तो अगर आप काफी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, और हाँ, हमारा पेड कोर्स भी चलता है। पेड कोर्स का फी हिस्ट्री विषय के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, मेजर पेपर के लिए 500 रुपये रखा गया है। जो मेजर पेपर है उसके लिए मात्र 500 रुपये रखा गया है, जो माइनर पेपर है उसके लिए 300 रुपये रखा गया है। सारा पढ़ाई हमारे ऐप पे होगा। ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें आर्ट सेंटर रोसड़ा और डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें और हमारे ऐप में जाकर के परचेज कर लें। ठीक है, या आप हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, देखो भैया, पढ़ाई ऐसे करो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपको मौखिक बन जाए। मौखिक बनेगा तभी आपका अंक बेहतर आ पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।